हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल माँ काली कोचिंग सेंटर में, है ना। आज हम लोग आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में सोशल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों देख लो, सोशल साइंस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलते हैं हम लोग सोशल साइंस की ओर। और हाँ, आज हम तुम लोग के लिए 25 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन का एक सेट लाए हुए हैं। और इस 50 क्वेश्चन में सारा का सारा मिक्स होगा, जैसे हिस्ट्री वगैरह होगा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा का सारा मिक्स रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट, समय को ना गवाते हुए। सभी बच्चों का स्वागत है माँ काली कोचिंग सेंटर में। जैसा कि अभी हम बताएं सभी बच्चों को कि आज हम लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और यह मिक्स ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से पुनः एक बार निवेदन रहेगा मेरा, वही बात कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है बाबू, ठीक है। और सभी बच्चों को करना क्या है कि जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में फुल कर देना है, पूरा कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए। और हाँ, अगला जो मेरा सोशल साइंस का वीडियो होगा आप सभी बच्चों के लिए, तो उस वीडियो में जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उनका नाम हम पढ़ेंगे। देखते हैं वीडियो को कौन कौन देखते हैं, सारे के सारे बच्चे का नाम एक तरफ से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा पहला वीडियो है, तो देखते हैं किन किन बच्चों का 50 में कितना कितना नंबर आता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट हैं वीडियो के लिए। फटाफट बाबू लोग कॉपी के पेन लेकर के बैठ गए हो ना। चलो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। ये हमारा वीडियो पहला वीडियो होगा सोशल साइंस का, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना। तो चलिए, आप सबके लिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। काफी प्यारा सा प्रश्न है और यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो बताइए आप लोग फटाफट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ होगा। ऑप्शन ए में है म्यांमार, बी में है बांग्लादेश, सी में है वियतनाम या फिर डी में है कंबोडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए बाबू फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया में है ना। सभी को मालूम होना चाहिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है ना बाबू, मेहनत करना है ना, मेहनत करना है और अच्छे से याद करना है। जो क्वेश्चन कुछ नया लगे उसको 3-4 बार रिपीट करना है, वीडियो को कई बार रिप्ले कर करके उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना। चलिए, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना, संघर्ष के बिना कोई भी काम नहीं होता है ना। पतझड़ के बिना वृक्षों पर पत्ते नहीं आते हैं, पतझड़ के बिना वृक्षों पर पत्ते नहीं आते हैं, और संघर्ष और कड़ी मेहनत के बिना बाबू अच्छे दिन नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपके बीच अब आपका दूसरा प्रश्न है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आखिर अंकोर वाट में जो मंदिर है, कंबोडिया में जो मंदिर है, उस मंदिर को किस शासक ने बनवाया था। किसी ना किसी ने तो उस मंदिर को बनवाया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय या नरोत्तम सिंहानुक या फिर हो ची मिन। बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आप लोग सोच लीजिए। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट में स्थित, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर को बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, अंकोर वाट का मंदिर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सूर्यवर्मन द्वितीय। याद होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद हो रहा है 2-3 बार रिपीट करके अवश्य याद कर लीजिए आप लोग। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन रहता है। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर कितना इजी क्वेश्चन आप हम सब के लिए लाए हैं। बाबू यही क्वेश्चन पूछता है तो हम कहाँ से अगला क्वेश्चन लाएंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन है ना। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है आपके बीच, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, बताइए आप लोग फटाफट, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1885, 1980, 1875 और 1895। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, बंबई में गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय वहीं पर हुआ था, है ना। कितने व्यक्ति, 72 व्यक्ति ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी की स्थापना की नींव डाली थी, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। अब आपके बीच है चौथा प्रश्न, ठीक है।
चलिए चौथा प्रश्न है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आखिर कौन सा वार्षिक अधिवेशन था जिसमें कहा गया था कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए हमें? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1929 का है लाहौर, या फिर 1931 का है कराची, या फिर 1933 का है कलकत्ता, या फिर 1937 का है बेलगांव अधिवेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में बाबू साहेब पूर्ण स्वराज की मांग कही गई थी, हमें आज़ादी चाहिए लेकिन पूर्ण आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमें उम्मीद है कि आप लोग को आंसर भी याद हो गया होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए में है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी में है पेरिस की संधि, सी में है वियना कांग्रेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड तो होना ही चाहिए, समय को ना गवाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुई? आखिर 1830 की जो क्रांति हुई, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? कैसा शासन व्यवस्था हुआ? ऑप्शन देखिए कितना आसान है। संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, या फिर अधिनायकवाद। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। चलिए चलते हैं, मजा आ रहा होगा सभी बच्चों को। 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आगे चल करके आया आपके बीच 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन इसमें ऐसे थे जो कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, बी में हो जाएगा मेजनी, सी में हो जाएगा काउंट काउर, या फिर डी में हो जाएगा गैरी बाल्डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? वही क्वेश्चन है, बस सर यही क्या किया गया है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया गया हुआ है कि आखिर इटली का एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। यानी जर्मनी वाला का संबंध है, जो जर्मनी वाला का एकीकरण किया होगा वो इटली का नहीं किया होगा। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। तो इटली का एकीकरण वह नहीं किया। ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं किया, तो नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। यानी इसका भी आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, याद हो गया होगा, उम्मीद है सभी बच्चे का सही भी हो रहा होगा। और बाबू लाइक भी करके जाना है, और साथ ही साथ अंत में जाने से पहले अपना नाम और नीचे में कितना नंबर किनका सही हुआ ईमानदारी पूर्वक वो जरूर अवश्य टाइप करके जाना है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है, कितना आसान क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? क्लास में भी काफी अच्छे से तरीका से बताया गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, या फिर डी में है रूस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक जगह पर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक जगह पे हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है 10वां प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आखिर बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
ऑप्शन ए में है जनवरी 1905, बी में है फरवरी 1917, या फिर सी में है नवंबर 1917, या फिर मई 1919। तो बताइए बाबू फटाफट क्या हो जाएगा इसका आंसर। आपके लिए प्यारा से प्यारा प्रश्न को लाए हुए हैं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 की क्रांति को ही हम लोग बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, है ना। मजा आ रहा है, काफी आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा होगा, काफी इसमें आगे चल करके अच्छे लेवल के भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए 10वां तो हम लोग प्रश्न को देख लिए। 11वां प्रश्न है दास कैपिटल की रचना कब हुई। बताइए फटाफट दास कैपिटल की रचना कब हुई। दास कैपिटल की रचना कब हुई। ऑप्शन ए में है 1848, बी में है 1864, या फिर सी में हो जाएगा 1867, या फिर डी में हो जाएगा 1888। क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867। क्या हो जाएगा 1867। दास कैपिटल की रचना कब हुई 1867 में। उम्मीद है आप लोगों को याद भी हो रहा होगा साथ ही साथ, ठीक है। चलिए 11 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब आपके बीच में है 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है बताइएगा फटाफट। क्या कार्ल मार्क्स हो जाएगा, या फिर टॉलस्टॉय हो जाएगा, या फिर हो जाएगा एंजल्स, या फिर हो जाएगा हिटलर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टॉलस्टॉय की रचना है वार एंड पीस। अच्छा वार एंड पीस को और भी क्या कहा जाता है। वार एंड पीस को कहा जाता है वार युद्ध और शांति। युद्ध और शांति। पीस का मतलब हो गया शांति। युद्ध और शांति यानी युद्ध और शांति जो रचना है वह टॉलस्टॉय की है। चलिए तो हम लोग 12 प्रश्न को देख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की और जिसे समाजवादियों की बाइबिल या फिर साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल एक धार्मिक ग्रंथ है, तो किस पुस्तक का रचना किया जिसकी तुलना एक बाइबिल से की गई है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र, बी में हो जाएगा दास कैपिटल, सी में हो जाएगा द जर्मन आइडियोलॉजी, या फिर डी में हो जाएगा वर्ग संघर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। क्या आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। साम्यवादियों की घोषणा पत्र किसे कहा जाता है दास कैपिटल को, है ना। तो याद हो गया होगा कार्ल मार्क्स का संबंध दास कैपिटल से है। दास कैपिटल इसका आंसर राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप भी यही आंसर को सोचे होंगे। चलिए 13वां प्रश्न हम लोग देख लिए फटाफट। अब आते हैं हम लोग 14वां प्रश्न की ओर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यदि अगर हम लोग बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे तो भारत का विकास संभव नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए फटाफट देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में हो जाएगा नरेंद्र मोदी, या फिर सी में हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी में हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा इसका आंसर फटाफट सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं की वजह ये ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे, यानी राष्ट्रपति भी थे और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी थे। तो चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए 14 प्रश्न को देख लिए फटाफट। अब आते हैं हम लोग 15वां प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए अब 15वां प्रश्न में हम लोग चलेंगे। 15वां प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। कहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। आपको जगह का नाम बताना है बाबू, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए में है डिगबोई, बी में है झड़िया, या फिर सी में हो जाएगा घाटशिला, या फिर डी में हो जाएगा जादूगोड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। यूरेनियम कहाँ मिलेगा। यूरेनियम मिलेगा हमको जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा मिलेगा हमको कुंची यूरेनियम। याद हो गया। हम आपको देंगे यूरेनियम और आप जादू हो जाएगा और आप गायब हो जाइएगा, ठीक है। चलिए 15 तो प्रश्न हम लोग देख लिए फटाफट। अब हम लोग आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। आपके बीच 16वां प्रश्न हाजिर है। लीजिए आ गया।
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइएगा फटाफट, बीजेपी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1985, बी में हो जाएगा 1975, या फिर सी में हो जाएगा 1980, या फिर डी में हो जाएगा 1970। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1980। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। हालांकि इनकी जो स्थापना हुई है किसी और पार्टी को मिला करके हुई, भारतीय जनसंघ की हुई स्थापना, और उन्हीं पार्टी से बना बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। चलिए 16 प्रश्न हम लोग देख लिए है ना। अब आते हैं हम लोग 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा ये कितना आसान क्वेश्चन है ना। इसका आंसर हमको लगता है सभी बच्चे फटाफट सोच लिए होंगे, इसमें समय नहीं गवाएंगे। देखते हैं क्या उसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहता है? आखिर ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार को रुलाती है ना? तो कौन सी नदी बिहार को रुलाती है? ऑप्शन ए में हो जाएगा गंगा, बी में हो जाएगा गंडक, या फिर सी में हो जाएगा कोसी, या फिर डी में हो जाएगा पुनपुन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी, जो कि आपका सी नंबर में आंसर में दिया हुआ है। तो यानी कि कोसी नदी को कहा जाता है बाबू बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि कोसी नदी क्या करती है? हर साल बिहार के लोगों को रुलाती है, बाढ़ लाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं शोक। शोक मतलब रुलाने वाली। चलिए 17वां प्रश्न को हम लोग देख लिए है ना। हम लोग आते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आपके बीच, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सोच लीजिए फटाफट। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन में है, 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1929, या फिर डी नंबर में हो जाएगा 23 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा एक प्रश्न है, बताइए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था तो इस समय में जांच के लिए कौन सा आयोग का स्थापना हुआ था? तो हंटर आयोग का स्थापना हुआ था। कौन सा? हंटर आयोग। और गवर्नर कौन हो जाएंगे इस समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, कुछ कुछ बातों को भी आप अलग से याद रखा कीजिए, भविष्य में कभी ना कभी काम आएगा। अब 19वां प्रश्न है कि कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? आखिर कौन सा रोग आपको होगा तो आप दवाई का नाम ले लेंगे। बायो नहीं चल रहा है बाबू, चल रहा है सोशल साइंस, लेकिन यह क्वेश्चन भी सोशल साइंस में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है आपका दम्मा, बी में हो जाएगा मलेरिया, सी में हो जाएगा कैंसर, या फिर डी में हो जाएगा एड्स। तो बताइए कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन है आपका मलेरिया। यदि अगर आपको मलेरिया हो जाए तो आप कुनैन दवाई को लेंगे है ना, लेकिन हाँ डॉक्टर की सलाह से या कुनैन इस चीज से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, मार्केट में आप कुनैन को नहीं खोजेंगे। ठीक है, अब अगला है कि अभी हम जो क्वेश्चन बताए सेम टू सेम उसी से टैली करता हुआ एक अगला प्रश्न आपके बीच में है। प्यारा सा प्रश्न है कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? कौन सी ऐसी वृक्ष है जिससे कि कुनैन प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में है आक, बी में है पीपल, सी में है सिनकोना, या फिर डी में है हिमालयन यव। कौन सा वृक्ष है जिससे हमें कुनैन यानी मलेरिया की दवाई प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनकोना। सिनकोना की छाल से कुनैन की दवाई बनाई जाती है ना, और मलेरिया में काम आती है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है बच्चों आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ एक ग्रुप है और इस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में है 1945, बी में हो जाएगा 1942, सी में हो जाएगा 1920, या फिर डी में हो जाएगा 1947। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1945। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में लगभग इसमें 193 देश जुड़ चुके हैं और काफी मजबूत संगठन है। यह सभी देशों का हेल्प करता है और इस ग्रुप की स्थापना 1945 में हुई थी ताकि दुनिया की रक्षा की जा सके।
सब मिल करके ग्रुप में जितने भी सदस्य होंगे, ग्रुप में जितने भी देश होंगे, सभी देश मिल करके एक दूसरे देश का हेल्प करेंगे। चलिए, उम्मीद है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और आपको याद भी हो रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता हुई थी? आखिर हमारा जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना में कौन ऐसा देश था जो कि हमारा हेल्प किया था, हमारा मदद किया था? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा जर्मनी, बी में हो जाएगा ब्रिटेन, सी में हो जाएगा रूस, या फिर डी में हो जाएगा जापान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए नंबर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राउरकेला जो इस्पात है, स्टील जो है, उसकी स्थापना की गई थी। तो राउरकेला की स्थापना के लिए जर्मनी ने हम लोगों का सहयोग किया था। चलिए, 22वां प्रश्न हो गया। हम लोग आते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न बताइए कितना आसान प्रश्न है। उम्मीद है इस प्रश्न को देख करके आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, है ना। तो ऑप्शन ए में है, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं बताइएगा। क्या 38 राज्य है, क्या 29 राज्य है, या फिर 28, या फिर 30? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या है 28। कितना राज्य है? 28। और कहा जाए तो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि लगता होगा किसी बच्चे को कितना आसान प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। तो बाबू ऐसी बात नहीं है, किसी को भ्रम में नहीं डालना है। यह क्वेश्चन भी आप जाके पलट के देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में आपको यह क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए, हम लोग क्लियर कर लिए, है ना। चलते हैं हम लोग 24वां प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? आखिर ऐसे कौन से गवर्नर थे जो कि भारत में रेलवे को लाए, टेलीग्राफ को लाए? ऐसे कौन से गवर्नर थे? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिटन, बी में हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, सी में हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, या फिर डी में हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को लाया था। अच्छा, एक प्रश्न है आपके बीच, बताइए पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 में भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी। यह बंबई से ठाणे के बीच में चला था। ठाणे मतलब थाना नहीं, ठाणे जगह का नाम है, ठीक है। और यह ट्रेन 1853 में चला था, जो कि 34 किलोमीटर चला था। 25वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, कांग्रेस का तो हमको स्थापना याद हो गया, 1885 में स्थापना हुआ था। लेकिन यह जो पार्टी है कांग्रेस की पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में देखिए तो क्या है? WC बनर्जी, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है कैप्टन मोहन सिंह, और डी में है A.O. ह्यूम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम, एलन एक्टिवन ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कब स्थापना हुआ था? स्थापना तो सबको याद हो गया, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी बंबई में। चलिए, 26वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। 26वां प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए में है 1925, बी में है 1815, सी में है 1915, या फिर डी में है 1917। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1915 में गांधी जी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई जिनका नाम था साबरमती आश्रम, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है, आप लोग बताइए कि नील आंदोलन कब हुआ था? गांधी जी से एक दो प्रश्न देख लेते हैं। तो नील आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन, है ना, नील आंदोलन, नील आंदोलन। एक प्रश्न भी है कि बताइए नील आंदोलन जो हुआ था 1917 में, तो उसमें बिहार से किसे गांधी जी को आमंत्रित करने का मौका मिला था? कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि नील आंदोलन में गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को 1917 में बिहार बुलाया था, लेकिन बट इसका आंसर हो जाएगा 1915। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। आखिर कौन सा ऐसा जगह है जहां पर कि पेपर मिल की स्थापना हुई थी विश्व में पहली बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में है फ्रांस, या फिर सी में है कनाडा, या फिर डी में है भारत में। कहां पर पेपर मिल का स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर जर्मनी। जर्मनी में विश्व में पहली बार पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है याद हो रहा होगा साथ ही साथ। चलिए अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है झारखंड, बी में है राजस्थान, सी में है ओडिशा, या फिर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा ऐसा जगह है जहां की डैम बनाया गया और उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा ओडिशा में। हीराकुंड बांध कहां पर है, ओडिशा में। अच्छा एक क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, ठीक है सर, तो बताइए यह कौन सी नदी पर है। तो यह हो जाएगा महानदी। कौन सी नदी पर हो जाएगा, महानदी। महानदी पर है हीराकुंड डैम, है ना। चलिए 28 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 29वां प्रश्न है आपके बीच, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। कौन सा ऐसा शहर है जिसको कि भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है जमशेदपुर, या फिर सी में है भिलाई, या फिर डी में है दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग फटाफट बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। जमशेदपुर को कहा जाता है भारत का बर्मिंघम। ठीक है, उम्मीद है आपको याद भी हो रहा होगा। चलिए 29 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार चीनी मिल की स्थापना कब हुई। बताइए कब भारत में पहली बार चीनी मिल की स्थापना हुई थी। चीनी मिल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में है 1840, बी में है 1850, सी में 1860, या फिर डी में हो जाएगा 1870। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि आप भी सोचे होंगे। क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर 1840। चीनी 40, ठीक है, चीनी याद रख लेना है। चीनी बिकता है 40 में, चीनी 40। ठीक है, आप बेच नहीं रहे हैं, बता रहे हैं याद करने के लिए। चीनी 40 में, आप कोई बच्चे कमेंट करेंगे सर चीनी 40 में नहीं बिकता है, तो बाबू हम याद नहीं करवा रहे हैं, कोई चीनी बेच तो नहीं रहे हैं, याद करवाने के लिए बोल दिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बताइए आप लोग, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। 1 नवंबर को, 5 नवंबर को, 25 नवंबर को, या फिर 15 नवंबर को। तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। झारखंड राज्य की स्थापना बिहार से अलग होकर के हुई थी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रख लेना आप लोग को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के झारखंड एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, 31 प्रश्न को हम लोग देख लिए। फटाफट हम लोग आते हैं 32वां प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी ऐसी गैस है जिस गैस की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल में बहुत भयानक गैस का रिसाव हुआ था, जिस वजह से हजारों लोगों लाखों लोग मारे गए, है ना। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा इसमें से जिस गैस की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हम लोगों को झेलनी पड़ी थी। आखिर वो कौन सी जहरीली गैस है, तो बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, है ना। बहुत जहरीला गैस, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग भी छोड़ते हैं, और उतना जहरीला गैस तो है नहीं, मास्क लगा के फिर अंदर भी ले लेते हैं, है ना। चलिए अगला हम लोग आते हैं 33वां प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न है कि टाइगर रिजर्व, क्या बात है, टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई। आखिर टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई। बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, आप लोग बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है 1952, बी में है 1973, सी में है 1959, और डी में है 1952। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973। 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी। याद हो गया होगा, उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा, टाइगर रिजर्व 1973।
सारा का सारा प्रश्न VBI है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग क्वेश्चन रिपीटेड रहता है और आप लोग वीडियो को कई बार रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। चलिए, तो ये तो हम लोग देख लिए 33वां प्रश्न। अब आपके बीच में है 34वां प्रश्न। किस फसल को बताइएगा आप लोग, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? कौन सी ऐसी फसल है जिसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए में है कपास, बी में है जूट, या फिर सी में है गन्ना, या फिर डी है आपके बीच चना। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा क्या हो जाएगा इसका आंसर? जूट। जूट जिनको कि पटवा वगैरह भी कहा जाता है। चलिए, 34 प्रश्न को हम लोग देख लिए। 35वां प्रश्न है कि बताइए इनमें से कौन सी फसल है जो कि रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए में हो जाएगा रबर, बी में हो जाएगा चाय, सी में हो जाएगा गन्ना, या फिर डी में हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल का मतलब होता है कि एक बार लगा दिए और उस फसल से हम लोग कई बार लगातार फसल ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल गेहूं नहीं है। ठीक है, चलिए 35 प्रश्न को देख लिया। अब लोग आते हैं 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, प्रथम तेल शोधक कारखाना यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है मथुरा, बी में है तारापुर, और सी में है डिगबोई, या फिर डी में है गुवाहाटी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है बाबू? तो डिगबोई है असम में। असम में है डिगबोई और यहीं पर भारत का पहला तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी। 36 प्रश्न को हम लोग देख लिए फटाफट। अब अगला क्वेश्चन है आपके बीच, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए? क्योंकि वेद जो होते हैं उन्हीं से सारा चीज बना हुआ, चाहे वो साइंस हो चाहे वो कुछ भी हो, वेद से ही सारी चीज बनी हुई है। वेद का कोई जोर नहीं है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, बी में हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, या फिर सी में हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए 37 प्रश्न को हम लोग देख लिया। 38वां प्रश्न है आपके बीच में, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? क्या देख लिए, कितना आसान क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी देश है जिसकी सीमा हमारे बिहार को टच करती है? यानी बिहार से हम, ऐसा कौन सा देश है जहां हम लोग जा सकते हैं? देश की बात कर रहे हैं, यानी विदेश हम लोग को जाना, बिहार से कौन सा जहां जगह जा सकते हैं जो कि अलग देश है? ठीक है, क्या हम लोग बिहार से नेपाल जा सकते हैं, भूटान जा सकते हैं, बांग्लादेश जा सकते हैं, या फिर चीन जा सकते हैं? तो वही हम लोग जा सकते हैं, बिहार से डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं नेपाल, वो भी बिना वीजा के। यानी नेपाल की जो बॉर्डर है वो हमारे बिहार को टच करती है। चलिए देख लिया हम लोग 38 प्रश्न को। अब 39वां प्रश्न है आपके बीच, आर्थिक विकास का तीसरा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र जो कि आर्थिक विकास का क्षेत्र है? तो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन ए में देख लेते हैं कृषि क्षेत्र, बी में है विज्ञान क्षेत्र, सी में हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, या फिर डी में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है बाबू तीसरा क्षेत्र। क्या कहा जाता है? तीसरा क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सेवा क्षेत्र, जो कि हमारा तीसरा क्षेत्र है। अच्छा, एक प्रश्न है आपके बीच, बताइए कि प्रथम क्षेत्र कौन सा कहा जाएगा? तो प्रथम क्षेत्र कहा जाएगा कृषि को। कृषि हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्रश्न रहता कि प्रथम क्षेत्र कौन सा है तो आंसर मेरा कृषि होता। अच्छा, एक प्रश्न और भी है कि द्वितीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा उद्योग को, इसको कहा गया है सेकेंड क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र रहेगा आंसर, तो मेरा हो जाएगा उद्योग। प्रथम क्षेत्र रहेगा तो आंसर हो जाएगा कृषि, फर्स्ट वाला हो जाएगा कृषि, सेकंड वाला हो जाएगा उद्योग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया तीसरा क्षेत्र कौन सा है, तो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा हम लोगों का सेवा क्षेत्र, है ना। सेवा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तीसरा क्षेत्र। चलिए
39 प्रश्न को हम लोग देख लिए फटाफट। हम लोग आते हैं 40वां प्रश्न की ओर, है ना। तो अब अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग जो ग्रुप है उस ग्रुप का गठन कब किया गया। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, बी में है 15 सितंबर 1950, सी में है 15 अक्टूबर 1951, डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, आपने सही सोचा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 मार्च 1950 को एक ग्रुप की स्थापना की गई थी जिनका नाम था योजना आयोग। एक क्वेश्चन है आपके बीच, अब नया क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ रहा है कि बताइए योजना आयोग को भंग कर दिया गया, यानी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, और आप लोग बताइएगा कि इस योजना आयोग को खत्म करके कौन सा ग्रुप बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या आंसर हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म जानते हैं? नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी योजना आयोग जो ग्रुप था उस ग्रुप को खत्म कर दिया गया और इसी ग्रुप के स्थान पर हम लोगों का नीति आयोग ग्रुप की स्थापना की गई। नीति आयोग ग्रुप की स्थापना 2015 में की गई थी, सभी को मालूम भी होगा। अब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं। 41वां प्रश्न है आपके बीच, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आखिर जो भारत है इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन ए में है पूंजीवादी, बी में है समाजवादी, सी में है साम्यवादी, या फिर डी में है मिश्रित। तो बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यहाँ पूंजीवादी भी है, समाजवादी है, यानी सभी का मिलन हो जाएगा, मिश्रित। अच्छा एक क्वेश्चन है कि बताइए अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो जाएगी पूंजीवादी। पूंजीवादी हो जाएगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत रहेगा आंसर इसका हो जाएगा मिश्रित, अमेरिका रहेगा तो हो जाएगा इसका आंसर पूंजीवादी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए 41 प्रश्न को। अब आपके बीच है 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आगे सोचने वाली बात है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष। ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी में है राजीव गांधी। बताइए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 1950 में। और आपको हम ये बात बता दें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो अब सोचिए 1950 में कौन होंगे प्रधानमंत्री। 1950 में प्रधानमंत्री हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। अच्छा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे फिर, क्योंकि योजना आयोग तो खत्म हो चुका है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। तो वो हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए 42 प्रश्न को हम लोग देख लिए फटाफट। अब हम लोग आते हैं 43वां प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन है 43वां कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है। किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय क्या हो जाएगा, क्या प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट सोचिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी देश की आय है तो देश की आय है तो यानी राष्ट्र की आय है, देश वाली बात हो जाएगी यानी राष्ट्र की आय हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात होती तो हमारा आंसर होता प्रति व्यक्ति आय, लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, क्योंकि देश की आय पूछा जा रहा है। तो यानी देश यानी राष्ट्र, राष्ट्र की आय, देश की आय। चलिए 43 प्रश्न को देख लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग 44वां प्रश्न में। 44वां प्रश्न है आजकल कौन सी मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक हो चुका है। आखिर ऐसी कौन सी मुद्रा है जो कि अभी के वर्तमान समय में ज्यादा प्रचलन में है। देखिए फटाफट क्या हो जाएगा, धात्विक मुद्रा, बी हो जाएगा सोने के सिक्के, सी में हो जाएगा पत्र मुद्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्र मुद्रा। यानी कि पत्र मुद्रा को हम लोग रुपया भी बोल सकते हैं, यानी कागज के नोट। क्या जाएगा, कागज के नोट, कागज के नोट, कागज के नोट। इसको हम लोग पत्र मुद्रा भी कहते हैं, है ना। तो धात्विक मुद्रा तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग धातु को कहाँ लेकर के घूमेंगे। कहीं हमको जाना है, मार्केटिंग जाना है, कहीं कुछ खरीदना है, तो कितना आप धातु का सिक्का लेकर घूमिएगा। पहले जमाने में सोने के सिक्के वगैरह चलते थे, क्या आप सोना का सिक्का को लेकर के सारा मार्केटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, पत्र मुद्रा, रुपया, पैसा, है ना। चलिए
44 को हम लोग देख लिया। अब आते हैं 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। बताइए इस प्रश्न को किसने लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। क्या ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन ए है पीसी महालनोबिस, या फिर बी में हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी में हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल, या फिर डी हो जाएगा प्रोफेसर किन्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, आपने सही सोचा, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 प्रश्न को हम लोग देख लिए। अब 5 प्रश्न बचा हुआ है, देख लेते हैं 5 क्वेश्चन और कौन सा है। चलिए 5 क्वेश्चन है कि साख का क्या अर्थ होता है। बताइए साख का क्या अर्थ होता है। ठीक है, साख का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है विश्वास करना, बी में है ऋण लौटाने की क्षमता, सी में है ए और बी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। साख क्या होता है। अच्छा ये बताइए साख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्या विश्वास, ऋण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, यानी विश्वास। साख का मतलब होता है विश्वास। यदि अगर आपको किसी पे विश्वास रहेगा तभी ना आप उसको उधार दे सकते हैं, यानी मेरा क्रेडिट बना हुआ, यानी हम उस पर विश्वास जमा लिए हैं। यानी ऋण लौटाने की क्षमता, यदि आपके अंदर में ऋण लौटाने की क्षमता है तो आपका विश्वास है, यानी आपका साख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 46 प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग आते हैं 47वां प्रश्न में। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्लास्टिक की मुद्रा है। कौन सा ऐसा हो जाएगा जो कि प्लास्टिक की मुद्रा होगा। ऑप्शन ए में है चेक, बी में हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, सी में हो जाएगा डेबिट कार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, यानी कि एटीएम। एटीएम हो गया। एटीएम यानी कि हम लोग जो प्लास्टिक का मुद्रा होता है, इस डेबिट कार्ड को कहाँ यूज करते हैं, एटीएम वगैरह में, शॉपिंग वॉपिंग करने में। यह प्लास्टिक की कार्ड होती है ना, इस एटीएम में हम लोग यूज करते हैं, या फिर डेबिट कार्ड का हम लोग उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं। ठीक है, 48वां प्रश्न है आपके बीच में, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है। कौन सा एक ऐसा संस्थागत एक संस्थान है जो कि हम लोगों को ऋण प्रदान करता है ना। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करना, वित्त पैसा देना, ठीक है ना, जो कि हमारा गैर संस्थागत है, यानी वो संस्था नहीं है बट वो फिर भी हम लोगों को ऋण देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा देसी बैंकर, बी में हो जाएगा महाजन, सी में हो जाएगा व्यापारी, या फिर डी में हो जाएगा सहकारी बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन। महाजन जो होते हैं, गांव सब में महाजन बोला जाता है। महाजन क्या करते हैं, हम लोगों को ऋण देते हैं, लेकिन वह कोई सरकारी एजेंट नहीं है, वह लोगों को ऋण देता है ऊंची ऊंची दरों पर, तो वह गैर सरकारी हो जाएगा, क्योंकि सरकारी तो है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा गैर सरकारी हो जाएंगे महाजन। महाजन उन्हें कहा जाता है जो कि गांव वगैरह सब में ऋण देते हैं, या फिर शहरों में जो कि किसी को ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, उसको हम लोग महाजन बोलते हैं। चलिए हो गया हम लोगों का। अब आता है 49वां प्रश्न की ओर। ठीक है, 49वां प्रश्न है आपके बीच, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई। कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो बताइए क्या हो जाएगा। क्या लोकसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण है, या फिर राज्यसभा में, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में, या फिर राज्य विधानसभा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपके बीच पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं में काफी खुशी की बात है कि उन लोगों को मुखिया सरपंच बनने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में आप सभी को 50% आरक्षण की बात कही गई है और मिल भी चुका है आरक्षण। चलिए 49 प्रश्न को हम लोग देख लिया। अब आते हैं हम लोग 50वां प्रश्न में, जो कि आपका अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, वही जैसा कि हम आपको तुरंत बताएं कि बताइए ऑप्शन। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बाबू साहब फटाफट बताइए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आखिर ग्राम पंचायत जो होता है, मुखिया सरपंच वगैरह जो बनते हैं, कितने वर्ष के लिए बनते हैं। ऑप्शन ए में है क्या 4 वर्ष के लिए बनते हैं, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्या होगा इसका आंसर
फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपने भी सही सोचा, 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो चलिए बच्चों, आप सभी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत था माँ काली कोचिंग सेंटर में। थैंक यू सो मच। और आप लोग जाने से पहले मैं एक बात पुनः आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों, सारी की सारी मेहनत आप ही के लिए होती है। मेरा सपना बस यही है आप सभी को टॉपर बनाना। और आप साथ ही साथ वीडियो में जाने से पहले अवश्य हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका इस 50 प्रश्न में कितना नंबर आया, जितना नंबर आया ईमानदारी पूर्वक आप नीचे टाइप कर दीजिएगा। सारे बच्चों का जो बच्चे जितना नंबर लाएंगे, अगले वीडियो में जो हमारा सोशल साइंस का अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में उन सारे बच्चों का नाम हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।